चले सर, इब्तिदा करते हैं आज की क्लास की। उम्मीद करता हूं रिजल्ट को, क्योंकि अब टाइम हो गया तो आप लोग थोड़ा सा भूल चुके होंगे, नई उम्मीद के साथ इंशाल्लाह होंगे। और मैं आप लोगों को जैसे हर क्लास में कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छी खबरें दूं, जिससे आपको ये ना लगे कि यार आप गलत जगह पर हैं, गलत फील्ड में हैं। सर इस वक्त कल मुझे 2 फर्म्स तो माशाल्लाह यूएस में हायरिंग कर रही हैं, PwC KPMG। कल मुझे एक और फर्म है BDO, उसने भी मतलब वहाँ के भी एक उस रिसोर्स ने कहा है कि यार हमें भी पाकिस्तानी बच्चों की CA वालों की CVs दें। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दे नीड क्वालिफाइड रिसोर्स। कौन सी रिसोर्स? तो आपका फोकस होना चाहिए क्वालिफिकेशन पे। बाकी न्यूयॉर्क, सिलिकॉन वैली की गलियां आपका वेट कर रही हैं, ठीक है? चले सर, चले सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिल्कुल बेसिक सा हमने किया था पिछली क्लास में। हैंड आउट किन के नजीम हस्तियों के पास नहीं है? मिल जाएंगे, टेंशन ना लें। जिनके पास हैंड आउट्स नहीं है, ये उनके लिए हैंड आउट्स आ रहे हैं बेटा। जुगाड़ रखा हुआ है तूने दोस्तों, जो सेटिंग रखी हुई है। ऑनलाइन वाले बच्चों आप हमारे साथ हैं तो लिख दें CC। चले सर, क्विकली अब तक जो हमने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करूंगा, फिर बढ़ेंगे आगे। अब तक हमने क्या पढ़ लिया है? अब तक सर हमने पढ़ा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40 में। सबसे पहले हमने कहा इसमें सिर्फ और सिर्फ वो लैंड और वो बिल्डिंग आएगी जिसके आपके 2 मकसद हों। कौन से? कैपिटल एप्रिसिएशन, वैल्यू में इजाफा हो, बेच दूंगा, और दूसरा मकसद आपने कहा रेंटल कमाऊंगा, जिससे मेरी नीयत क्या हो कि मैं रेंटल अर्न करूंगा। फिर आगे बढ़े, हमने कहा कि सर डेफिनेशंस 2 तरह की होती है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। डेफिनेशंस क्या होती हैं कि जो हमने कह दिया वही अपनी मत चलाओ। इंक्लूसिव डिक्शनरी मीनिंग भी है और अदर देन डिक्शनरी मीनिंग भी आपके होंगे जिनको हमने इंक्लूड कर लें। जैसे पागल कौन है जो किसको सपोर्ट करे? पीपल्स पार्टी को, ठीक है सर। सर फिर हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था सर? और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था इंक्लूसिव में कितनी चीजें? 5। मैंने क्या कहा था? नंबर्स में याद रखना है चीजों को। 5। पहली चीज इंक्लूसिव में वो लैंड जो कि आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन वैल्यू में बढ़ने के लिए लियो। दूसरी, वो लैंड जिसको अभी आपने सोचा नहीं है क्या करोगे, बस ले ली है। तीसरी, हमने कहा सर वो बिल्डिंग जो कि आपने किसी को किराए पर, वो बिल्डिंग जो किसी को किराए पर नहीं दी ऑपरेटिंग लीज पे, लेकिन किराएदार ढूंढ रहे हो। 5वीं, जो अभी आप बना रहे हो, वो बिल्डिंग जो अभी आप बना रहे हो, वो लैंड जिस पे आप काम करवा रहे हो कि किसी को आप इसको एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूज करो। 5 चीजें इंक्लूड्स में। एक्सक्लूड्स में कितनी चीजें थी? 5 चीजें। इसने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? हमने कहा जो बिजनेस में यूज करते हो, PPE हो। सही है सर। दूसरा, जो आप बनाकर बेच रहे हो, तुम मलिक रियाज हो, तुम साइमा बिल्डर्स वाले हो, तुम देखा जाए तो तुम भी बिल्डिंग बना रहे हो लेकिन बेचने के लिए। तीसरी, हमने कहा तुम बशीर भाई कॉन्ट्रैक्टर हो, तुम किसी के लिए बिल्डिंग बना रहे हो, वो तो तुम्हारी है ही नहीं। चौथी, ऑनर ऑक्यूपाइड। मैंने कहा था ऑनर ऑक्यूपाइड में 2 चीजें आएंगी। वो 2 चीजें क्या हैं?
हमने कहा ऑनर, दो चीजों में हमने कहा वो जो के हमने कहा कि आपने एम्प्लॉय ने खुद रखी हुई हो, आपका फार्म हाउस है, आप खुद जाके रह रहे हैं, या आपने अपने एम्प्लॉय को दे दी हो। यूनिलीवर की याद है एग्जांपल कि सर गेस्ट हाउस देता है किराए पे, वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पांचवी फाइनेंस लीज वाली, जो तुमने किसी को इंस्टॉलमेंट पे बेच दी हो। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? पक्की बात है, सही है सर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नाम से हमें क्या लगता है, जिसका पर्पस क्या हो, इन्वेस्टमेंट, 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 साइड बिजनेस। सही है सर। इन्वेस्टमेंट क्या होती है भाई? साइड बिजनेस ना। असल आप कुछ और करो, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी कि रिटर्न आए, तो हमने कहा उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब सर याद रखें, कोई भी एसेट का स्टैंडर्ड होगा ना, किसकी बात कर रहा हूं, एसेट। अब एसेट का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपी जिसको हम कहते हैं। और एसेट का मतलब क्या है? हमने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी एसेट ही होता है ना, आपको बना के बेचते हो। तो हमने कहा एसेट के स्टैंडर्ड में याद रखना हमेशा दो चीजें होंगी, जिस दिन खरीदा है उस दिन इसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे, और फ्यूचर में उस दिन के बाद कैसे अकाउंटिंग करोगे। सही है सर। तो अब जो मैं लिख रहा हूं उसको सबने कॉपी करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की मेजरमेंट कैसे करेंगे? चले सर, एक होती है इनिशियल मेजरमेंट, एक होती है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। सब्सीक्वेंट, ऑनलाइन वाले बच्चों ये मार्कर में लिखा है सब्सीक्वेंट। जी बच्चों, तो हमने कहा सर एक होती है इनिशियल मेजरमेंट, आज एसेट खरीदा है, जिस दिन एसेट खरीदा है उस दिन क्या अकाउंटिंग करनी है। और एक होती है बाद में, फ्यूचर में क्या अकाउंटिंग करनी है। इनिशियल मेजरमेंट और सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, ये दो चीजें हैं। अब आते हैं सर इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियली क्या अकाउंटिंग करनी है? तो सर इनिशियल मेजरमेंट एसेट खरीदा है, तो इसने कहा इनिशियली एसेट को रखोगे कॉस्ट पे। किस पे रखोगे? इनिशियली एसेट जाएगा कॉस्ट पे। हमने कहा सर कॉस्ट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? नहीं सर, इनिशियली उसने कहा एसेट लाजमी किस पे जाएगा? कॉस्ट पे। सब्सीक्वेंटली, इनिशियल के बाद आप किस पे, आप चाहो तो आप एसेट को कॉस्ट पे रखो, चाहो तो आप फेयर वैल्यू पे ले जाओ। किस पे ले जाओ? अब सर सुनना, जब हम कॉस्ट मॉडल की बात करते हैं, कॉपी कोई नहीं करेगा मेरा बच्चा, तो यही मॉडल सेम है IAS 16 के अंदर भी, जो डेप्रिसिएशन PRC वालों ने पढ़ा हुआ है और आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है 16 के अंदर। कॉस्ट मॉडल में एसेट किस पे रहता है? कैरिंग अमाउंट। और कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर यही चीज कॉस्ट में यहां पर भी आ जाएगी। कैरिंग अमाउंट इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर फेयर वैल्यू मॉडल पे आता हूं, इसमें क्या होता है? इसमें याद रखना कैरिंग अमाउंट इज इक्वल्स टू फेयर वैल्यू। कैरिंग अमाउंट किसके बराबर हो जाती है? फेयर वैल्यू के बराबर हो जाती है। अब आप, और दूसरी चीज, नो डेप्रिसिएशन, इसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं होती। अब सर ये तो आपने हमें एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया, बिल्कुल बेसिक दिया। अब असल चीज है इसको समझना कि भाई कॉस्ट क्या है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, कॉस्ट क्या है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में याद रखना तुम्हारे दिमाग में दो ही चीजें आएंगी, लैंड और बिल्डिंग। क्या इसमें प्लांट आएगा? सर क्या इसमें व्हीकल्स आएंगी? नहीं सर,
तो अब सबकी तवज्जो इधर, मेरा बच्चा ऑनलाइन वाला भी फिजिकल भी, सबकी तवज्जो इधर, कॉपी कोई नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट की। सर व्हाट डू वी मीन बाय कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब क्या है? पहली चीज परचेज वैल्यू। सर ये परचेज वैल्यू क्या है? वही जिसको आप IAS 16 में या कहीं बचपन में परचेज प्राइस कहते हो। परचेज प्राइस क्या होती है सर? जिस वैल्यू पे मैंने खरीदा। सही है सर, जिस वैल्यू पे मैंने खरीदा। दूसरी चीज सर, आपने अपनी गली मोहल्लों में यकीनन सब ने एक जो है जगह देखी होगी जिसके ऊपर लिखा होगा स्टेट एजेंसी। देखिए, देखिए नहीं देखी? सर स्टेट एजेंसी क्या काम करती है? प्रॉपर्टी की डीलिंग करती है ना। आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो भी आपको कमीशन देनी है और बेचनी है तो भी, उनका काम ही ऐसे ही चलता है। तो सर क्या मुझे बताओ, प्रॉपर्टी खरीदने में कमीशन जरूरी चीज है? यस सर, तकरीबन इस बिजनेस ये चीज ऐसी है कि अगर आप जमीन.com पे भी इश्तिहार डालते हैं, उसमें भी अगर आप चाहते हैं जल्दी प्रॉपर्टी बिके तो आपको उसमें भी कमीशन देनी पड़ती है। सही है सर, तो वो आपका एक अकाउंट खरीदना पड़ता है। तो हमने कहा परचेज वैल्यू के बाद यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है सर? हमने कहा स्टेट एजेंसी की जो कॉस्ट होती है वो, आप अपने पास स्टेट एजेंसी लिख लेंगे तो दिमाग में रहेगा। ऐसा ही है सर, परचेज वैल्यू और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तीसरी चीज भी यहां पर आती है, वो होती है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। सर परचेज प्राइस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ये तीन। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या है सर? समझाएं। बिल्कुल समझाएंगे। सर क्या होती है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट? भाई मैंने एक जमीन ले ली, मैदान था। मैदान कहां था सर? वो मैदान था इंडस्ट्रियल एरिया, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। सही है सर। अब मैंने वो इंडस्ट्रियल एरिया में मैदान लिया, मैंने बराबर में एक कंपनी चल रही थी, उसको मैंने कहा देखो यार मेरा तो अभी यहाँ पे इसको लॉन्ग टर्म पे बेचने का इरादा है, कुछ बनाने का इरादा नहीं, लेकिन खाली मैदान में देख रहा हूँ तुम्हारे ऑफिस के एम्प्लॉइज होते हैं, इनके पास गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं। मैं उस कंपनी के पास गया, मैंने कहा अपनी गाड़ियां मेरे मैदान में पार्क करो। उन्होंने कहा सर रुकें जरा, सब्र करें, हम पार्क करेंगे, लेकिन जो आपका मैदान है ना, अभी बहुत ज्यादा पथरीली जमीन है, जमीन जो है स्मूथ नहीं है, आप इस जमीन को पहले स्मूथ कराएं, उसके बाद हम आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे कि हम आपको महीने के सपोज करें 5 लाख देंगे कि हमारे सारे स्टाफ की गाड़ियां आपके यहाँ पे पार्क होंगी। तो अब आपने सिर्फ मैदान लिया था, वो जो मैदान की कॉस्ट है वो किस में आई? परचेज वैल्यू। आपने स्टेट एजेंट जिसने दिया था उसको कमीशन भी दे दी, वो किस में आ गई? लेकिन अब जो मैदान को आप हमवार कराएंगे, सही है, उसके ऊपर आप ब्लॉक्स लगवाएंगे, कुछ भी करेंगे, उसकी कॉस्ट कहां जाएगी? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल, आपने जगह ले ली, अब आपने कहा आजकल एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल पड़ा है कि भाई कोवर्किंग स्पेस। कोवर्किंग स्पेस क्या होता है कि भाई अब आप जो है ना हमसे जो है ना पूरे महीने के लिए ना लें, चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन के लिए आपको जरूरत है, आप आए और आप हमारे जो है ऑफिस यूज करें, हम किराया दे दें। आपने कहा यार मैं कोवर्किंग स्पेस बनाने जा रहा हूं, या आपने कहा मैं एक मॉल बनाने जा रहा हूं जिसपे सारी दुकानें किराए पर दूंगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, परचेस वैल्यू जो जमीन की कॉस्ट थी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट स्टेट एजेंट को दे दी। अब वो जो मॉल बनाने के लिए तुम सीमेंट लोगे, तुम बजरी लोगे, तुम बिल्डिंग बनाओगे ना पूरी मॉल की, तो वो जो कॉस्ट है वो सारी की सारी कहां आएगी? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। तो कॉस्ट में कितनी चीजें आएंगी? 3 चीजें, परचेज वैल्यू, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। जिन बच्चों ने अभी IAS 16 नहीं पढ़ा वो बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से जिन्होंने पढ़ लिया उनके दिमाग में एक सवाल शायद आ रहा होगा, सर एक और कॉस्ट होती थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग
कॉस्ट, वो नहीं आएगी, यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि डिसमेंटलिंग यूजुअली किसकी होती है? प्लांट मशीनरी। ये तुम प्लांट मशीनरी की बात कर रहे हो? नहीं सर, ये तुम किसकी बात कर रहे हो? ये तीन चीजें क्लियर है सर, कॉस्ट में आएंगी, पक्की बात है। बढ़ूं आगे, अब आना सुनना, कॉपी नहीं करना, कॉपी एक साथ करवाऊंगा। फिर आते हैं नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट, ये तुम लोग उसके नीचे ही लिखोगे, सही है। स्टैंडर्ड ने कह दिया तीन चीजें ऐसी हैं उनको आप जो है कॉस्ट में शामिल नहीं करोगे। पहली चीज स्टार्टअप कॉस्ट। अब सर ये क्या चीज होती है, समझाएं। अच्छे अल्फाज में अगर मैं कहूं, इस मुल्क का, अच्छे अल्फाज में कह रहा हूं, इस मुल्क का सबसे बड़ा छिचोड़ा कौन है? डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। आपने कहा कि भाई अब आप सोचें, आपने जगह ले ली, आपने मॉल भी बना दिया, सही है सर। आपने जो है जगह ले ली, आपने स्टेट एजेंसी जो पैसे दिए वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में है, वो भी हो गया सब कुछ। अब आपने क्या, लोगों को भी तो बुलाना है दिखाने के लिए मॉल। आपने कहा लोग ऐसे तो नहीं आएंगे। आपने कहा आजकल ट्रेंडिंग में कौन है? आपने कहा एक शो कराता हूं, आमिर भाई और उनकी सांप का 3 बेगमात, टॉक शो वहां पे रखाएंगे। अब आपने कहा अवाम का रशी रश होगा। अब आपने कहा अवाम का रशी रश होगा कि आमिर भाई वर्जिस 3 खवातीन। तो अब आपने कहा अब आमिर भाई मुझे बताओ, आमिर भाई क्या फ्री में आएंगे? आमिर भाई कोई काम फ्री में नहीं करते। आमिर भाई बोलेंगे भाई पैसे कितने दोगे? आमिर भाई ने कहा मुझे चाहिए सपोज करो 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए में मैं आऊंगा, आधे घंटे का टॉक शो करूंगा 3 बेगमात के साथ पुरानी, और बाकी आधे घंटे में आवाम को अपनी बातों से एंजॉय करवाऊंगा, सही है। अब हमने कहा सुनना, तुम खामोशी, आमिर भाई को जो तुम पैसे दे रहे हो और आमिर भाई आके तफरियां कर रहे हैं, वो पैसे किस में जाएंगे? स्टार्टअप। तुम आमिर भाई के 20-25 लाख कैपिटलाइज नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट में। अब आपने कहा सर आमिर भाई तो आ गए, डॉक्टर आमिर। अब आपने कहा सर कि आमिर भाई सही है, उनका एक लेवल है, लेकिन प्रोग्राम चलेगा लंबा, आप दूसरे उसको लेके आ गए, कंफर्म जन्नती है, सही है। अब आपने कहा कि भाई इंटरटेनमेंट चल चाहिए ना भाई। अब आपने कहा अब आप कंफर्म जन्नती वाले को भी लेकर आ रहे हो, उसकी कॉस्ट भी किस में जाएगी? स्टार्टअप। मतलब इसको आप कह सकते हैं एक तरह से जो इनिशियल मार्केटिंग टाइप की कॉस्ट होती है ना, वो कॉस्ट उसने कहा बेटा एसेट की कॉस्ट में, अगर एसेट की कॉस्ट में नहीं जाएगी तो कहां जाएगी? एक्सपेंस होगी। कहां जाएगी? सही है सर। दूसरे उस पे आते हैं, एक और चीज जो इसने हमें कहा, इसने कहा एबनॉर्मल वेस्ट। अब सर ये एबनॉर्मल वेस्ट क्या है? देखो कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ रहे होंगे, उन्होंने शायद उससे नहीं पढ़ा होगा, उनको आइडिया नहीं होगा, मैं समझाता हूं। सर कुछ चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस, और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिसको तुम कुछ भी कर लो ना, अवॉइड नहीं कर सकते। भाई देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं आपकी जिंदगी से। आपने कहा मैं सीए में आया हूं, मुझे लोगों ने कहा पढ़ना है, पास हो जाएगा। आपने कहा दिन में पढ़ूंगा 5 घंटे। सोचें आप, वैसे आपने ये भी नहीं सोचा होगा, आप सोचें आपने कहा दिन में कितने घंटे पढ़ूंगा। अब आपने दिन में 5 घंटे पढ़ा, लेकिन आपको ये बात पता है आधा घंटा तो नॉर्मल लॉस है, मोबाइल देखूंगा ही देखूंगा भाई, दिमाग भी तो फ्री करना है। आपने कहा हर घंटे के बाद 5-5 मिनट का ब्रेक लूंगा, सही है, और आपने कहा 5-10 मिनट ऐसे ही चल जाया हो जाएंगे, कुछ खाना पीना, सही है। तो अब आपने कहा भाई आधा घंटा तो नॉर्मल लॉस है, 5 घंटे पढ़ाई करूंगा तो आधा घंटा नॉर्मल लॉस है। ये होता है नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के आपने व्हाट्सएप खोला, किसी इंपॉर्टेंट का मैसेज आया हुआ था, दिल में आपके जज्बात जागे और आप मैसेजेस करना शुरू, वहां से मैसेज, यहां से मैसेज, 3 घंटे गुजर गए, सही है। अब सर अब देखें
अब 3 घंटे गुजर चुके, आपने 3 घंटे, फिर आपके अंदर गहरा जाके आपने कहा नहीं नहीं, आपने मैसेजेस वगैरह सब व्हाट्सएप नेटवर्क निकाला, आप बल्कि मोबाइल बैटरी डाउन हो गई, सही है। अब आपने चार्ज पे लगा, अब आपने कहा 2 घंटे पढ़ूंगा, और आपने 2 घंटे पढ़ा भी। अब मुझे बताएं 5 घंटे में से कितने घंटे जाया हुए? 3 घंटे जाया हुए। आधा घंटा तो आपका वैसे ही जाया होना था, वो नॉर्मल लॉस, तो बाकी 2.5 घंटे क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस। तो सर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल वेस्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको इसको इसमें दिखाता हूं। सर हमने कहा जब ये बोर्ड, सपोज करें ये बोर्ड बनता है, ये बोर्ड जब बनता है तो इसकी मेजरमेंट होती है, तो इसके अंदर जो ये व्हाइट वाला हमने कहा शीट है, ये हमने कहा तकरीबन आप ये समझें कि ये तकरीबन 5-6 इंच जाया हो जाती है। 5 इंच हमने कहा नॉर्मल है, लेकिन गलती से किसी ने ये शीट गलत काट दी और 10 इंच जाया हो गई, तो 5 इंच नॉर्मल, 5 इंच एबनॉर्मल। तो सर एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल के बाद जो लॉस हो। कुछ चीजें नॉर्मली होती हैं, आप अवॉइड नहीं कर सकते, सही है सर। कुछ चीजें नॉर्मल लॉस होती हैं, आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो नॉर्मल से एग्जांपल देता हूं मैं आपको, और एग्जांपल जिसकी वैसे क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक। सर आपकी फैक्ट्री में लेबर है, 9 से लेकर आपने कहा उनके टाइमिंग है शाम 6 बजे तक के, 9 घंटे काम करते हैं। आप उनको पैसे कितने घंटे के देते हैं? 9 घंटे के। लेकिन लेबर जो है लंच, नमाज, वॉशरूम में 1 घंटा जाया करती है दिन का, और आपने कहा ये जरूरी भी है, ये जरूरी भी है भाई, तो आपने कहा 1 घंटा है वो क्या है? नॉर्मल लॉस। लेकिन अगर आपने कहा किसी दिन जो है आपने कहा फैक्ट्री में कुछ आग लग गई या फैक्ट्री में कुछ और मसला हुआ और लेबर 1 घंटा और टोटल 2 घंटे काम ना कर सकी, तो जो इजाफी 1 घंटा है वो क्या हो जाएगा? लेकिन उस 1 घंटे की आप लेबर को कॉस्ट देंगे? हाँ सर बिल्कुल दूंगा। तो वो जो कॉस्ट है वो किस में चली जाएगी? और ये एसिड की कॉस्ट का हिस्सा। तो जो नॉर्मल वेस्ट होता है वो एसिड की कॉस्ट का हिस्सा बनता है, लेकिन जो एबनॉर्मल होता है नहीं बनता। मैं आपको और एग्जांपल से बेटा वाज़ेह कर रहा हूं, सबकी तवज्जो है। जब कोई भी चीज समझ में नहीं आए फौरन से आना है। सर एक बच्चा कह रहा है आईएएस स्टार्टअप कॉस्ट तो आईएएस 16 में भी नहीं थी। नहीं बेटा वहां पर भी नहीं थी, बट यहाँ पर स्टार्टअप कॉस्ट। एग्जाम्पल देता हूं मैं। आप सपोज करो एक लेबर को 25,000 रुपए दिन के देते हो और उससे आप कितने घंटे काम लेते हो? 9 घंटे। उसमें से हमने कहा 9 काम कहते हो, लेकिन अफेक्टिवली वो होता है 9 - 1। लेकिन आपने कहा सर मैं उसकी पूरे महीने की 25,000 अगर उसने काम किया है बिल्डिंग बनाने में, उसकी कॉस्ट को क्या करूंगा? कैपिटलाइज। सही है। अब किसी महीने ऐसा हुआ कि लेबर ने कुल मिला के लेबर के 5 आवर्स क्या हो गए? जाया। 5 आवर्स एबनॉर्मल लॉस हो गया। क्या हो गया? एबनॉर्मल। अब इसको जरा समझना, टेक्निकल चीज है। आपने कहा सपोज करो 25,000 में उसको देता हूं, वो देता हूं 6 दिन 9 घंटे काम करने के, तो 6 × 9 कितना हो गया? 54। और हफ्ते में कितने हफ्ते होते हैं? 4, है ना। और महीने में 4 हफ्ते, कितना हो गया टोटल? 216। तो अफेक्टिवली आपने कहा 25,000 जो मैं उसको पेमेंट करता हूं वो कितने घंटे की होती है? 216 की फिगर पे कैसे आया? 6 दिन 9 घंटे, हफ्ते में 54 घंटे, 54, और 4 हफ्तों में कितने आ गए? अब 1 घंटे की आपके पास कॉस्ट आ गई, कितनी है? 116 कर लें। 1 घंटे के आप लेबर को कितने देते हैं? 116। अब आपने इस महीने जो लेबर को 25,000 दिए हैं, कितने दिए? उसमें से आप जो एसिड की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे वो करेंगे 25,000 माइनस 116 × 5। कितना हो गया बताओ? 24,420। अब सुनना नौजवानों, ये बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट देने लगा हूं ताकि आपका दिमाग अभी से क्लियर हो जाए। सबकी तवज्जो इधर। सर वैसे मैं 25,000 ही करता, लेकिन 5 घंटे एबनॉर्मल लेबर के जाया हो गए, गाड़ी लेट हो गई या हमने कहा मशीन काम करना रुक गई, तो लेबर क्या करती? सही है सर। 5 घंटे जो अब जाया हो रहे हैं उसको मैं क्या कहूंगा? एबनॉर्मल। और सर ये जो एबनॉर्मल वेस्ट है, ये जो एबनॉर्मल वेस्ट है, मैंने इसको क्या कर देना है?
माइनस, मैंने इसको क्या कर देना है, एबनॉर्मल वेस्ट जब माइनस हो जाएगी तो जो चीज बचेगी उसको आप कैपिटलाइज करोगे। ये जो 580 है इसको कहां डालोगे, एक्सपेंस आउट। क्या हम क्लियर है सर कि एबनॉर्मल लॉस जो भी होगा वो एसिड की कॉस्ट का हिस्सा। सर और एग्जांपल दे, सीमेंट पड़ी हुई थी, आपने कहा था बिल्डिंग बनाऊंगा भाई, पैकेजेस मॉल टाइप की, कोई मॉल टाइप की, बारिश हो गई, सीमेंट सारी क्या हो गई, जाया। वो सारी सीमेंट की कॉस्ट आपका क्या है, एबनॉर्मल। क्या हम क्लियर है सर? कितने लोग, अब अगले पॉइंट पे आऊंगा लेकिन उससे पहले, नहीं बेटा शिवा ऐसा नहीं होगा, दोनों में सेम पॉइंट्स नहीं होंगे। अब आप सबकी तवज्जो, कितने लोग जिंदगी में बिजनेस करना चाहते हैं? सर देखें इसके ऊपर भी कभी बातें क्या करूंगा। हर आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, कोशिश सबने करनी चाहिए, लेकिन हर आदमी बिजनेस, मैं हमेशा एक निशानी देता हूं कि कब आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए और आप जॉब में बहुत सक्सेसफुल होंगे। जब आप उसूल पसंद आदमी हैं, आप टाइम टेबल के हिसाब से चलने वाले आदमी हैं, तो शायद बिजनेस आपके लिए नहीं बना। बिजनेस उसके लिए बना है जिसके पास जिंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो जरूरत पड़ने पे 11 बजे भी काम कर सकता हो सुबह के, और रात के 12 साढ़े 12 बजे भी काम कर सकता हो, सुबह फजर के बाद भी काम। बिजनेस नीड्स फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप 9 से 6 हैं, आपकी जिंदगी की रूटीन थोड़ी सी भी चेंज होती है और आपको डिस्टर्बेंस शुरू होती है, तो एक बहुत बड़ा साइन होता है कि जो बिजनेस में आने वाली टेंशनें हैं उनको आप शायद हैंडल, क्योंकि बिजनेस में ऐसे बहुत सारे मसाइल आते हैं। तो ये कि अब सर देखिए, बिजनेस पहली टिप तो ये कि अपने आप को पहचानो। भाई जरूरी नहीं ना कि हर आदमी बिजनेस वाला हो। दुनिया में कुल मिला के जो है जितनी आबादी है उसका सिर्फ 2 से 2.5% बिजनेस वाले हैं, बाकी सब सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं। और दूसरी चीज सर, इसके बाद बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा जिगरा होना चाहिए, नुकसान बर्दाश्त करने का। सही है सर, जिसके अब्बा बिजनेसमैन है पूछिएगा, कहीं ना कहीं अब्बा ने जिंदगी में नुकसान बर्दाश्त किया है। अब सर यही चीज बिजनेस में होती है और अपने दिमाग में बैठाओ। अब यहां पे ये बात स्टैंडर्ड को भी पता थी। देखो आज तुम कोई भी बिजनेस खोल लोगे ना, शुरू में तुम जो है उसमें से कमा नहीं सकोगे। शुरू में तुम्हें बहुत हुआ तो ब्रेक इवन हो गया। ब्रेक इवन क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तुमने ब्रेक इवन कर लिया, वरना ये भी बहुत मुश्किल है, शुरू में तुम्हारा नुकसान ही होगा, लॉस ही होगा। अब सर जो शुरू में हमारा लॉस होता है उसको हम अकाउंटिंग की जबान में कहते हैं इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। सर अब सुनना मेरा बच्चा, सबकी तवज्जो इधर। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, जो शुरू में आपको लॉस हो रहा है। सर इसकी एग्जांपल से समझाएं, बिल्कुल समझाता हूं। पैकेजेस वालों ने जब अपना मॉल बनाया, क्योंकि मैं उसी ग्रुप में जॉब करता था, मुझे पता है। सर उन्होंने कहा हम किराए पर देंगे, तकरीबन समझो 400 दुकानें। कितनी दुकानें? अब सर ये 400 दुकानें क्या आज किराए पे चली जाएंगी? नहीं, ये 400 दुकानें हो सकता है किराए पे पूरी जाने में 1-1.5 साल ले लें। अब सपोज करो पहले महीने में सिर्फ 10 दुकानें किराए पे गई, अभी 390 किराए पर, तो क्या पैकेजेस मॉल वालों को उन 390 दुकानों की बिजली रिपेयर करनी पड़ेगी? एक मिनिमम बिल आएगा ना बिजली का, तो भाई भले आप यूज, उनकी मेंटेनेंस साफ सफाई अपनी जेब से करेंगे। तो पता चला पहले महीने में पैकेजेस मॉल की कॉस्ट आ गई जो है उस जो है मॉल के ऊपर 2 मिलियन, और उन्होंने कमाए सिर्फ 2 लाख। तो 18 लाख का सीधा सीधा क्या आ रहा है? उस लॉस को क्या कहेंगे? बोला इसको भी आपको कॉस्ट में शामिल, कॉस्ट में किसको शामिल करना है? परचेज वैल्यू, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, स्टेट एजेंसी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, इनको शामिल, इनको बिल्कुल भी हम परचेज की कॉस्ट में शामिल। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? कॉपी करना है तो कॉपी करने, फिर आगे बढ़ेंगे। जी बेटा 25,000 मंथली वेज था। हैंड आउट किस किस को नहीं मिला है? कोई है? करा देते हैं कॉपी। नहीं, उसमें भी नहीं होते। ट्रायल कॉस्ट होती है वो, ट्रायल कॉस्ट। ऑपरेटिंग लॉस हैंड आउट देता हूं।
वो हमारा एट्रीब्यूटेबल हाँ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, 580 एक्सपेंस है। यार हीरो इसकी जो है ना 20 कॉपियां करवा ले, 20 कॉपियां इसकी राशिद। कल जो है सर काजी की जो पुराने वाले बच्चे हैं जो कि रेगुलर बैच वाले हैं उनकी कल क्लास है सर उमर काजी की 3 से 6, और परसों सबकी सर उमर काजी की सबकी पहली क्लास होगी परसों आप लोगों की, ठीक है, सुबह 9:30 से 12। बेटा कॉस्ट मॉडल में हमने कहा कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो अब तक हम IAS 16 में करते आए हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस की या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों आपके सवालात की तरफ आ रहा हूं। बेटा इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, काम अभी मेरा चला नहीं, हर महीने मुझे नुकसान हो रहा है, अभी मार्केटिंग हो रही है। जैसे एग्जांपल देता हूं सर, करीम का नाम आप सबने सुना होगा। करीम जब तक उबर को नहीं बिकी थी हर महीने उसने 1 करोड़ का लॉस किया है। क्यों सर? मार्केटिंग, ड्राइवर्स के पैसे ज्यादा जा रहे थे। बट ये बात समझो, तुम लोग आने वाली नस्ल हो सर, आजकल बिजनेस मॉडल क्या है, अपने प्रोडक्ट को इतना बड़ा कर दो, प्रॉफिट को नहीं देखो, एक साथ बड़ा करके उसको किसी बड़े जायंट को बेच दो। उन्होंने कहा करीम की सेल्स बढ़ाने पे लोग ध्यान देते हैं, पीछे कॉस्ट को नहीं देते, बोलते नेट लॉस आएगा ना कोई इन्वेस्टर मिल जाएगा जो हमें पैसे देगा, हम ये लॉस करते रहेंगे। अल्टीमेटली आप अगले बड़े आदमी को बेचो, उबर को बोलो देख भाई हमने तुझे इतना बड़ा हाथी करके बेच दिया जो इतना कमा के दे रहा है, रेवेन्यू है, बेशक अभी लॉस है, मतलब तुम आओ, तुम्हारे पास स्किल्स है, तुम इसकी कॉस्ट कम करो, सेल्स बढ़ाओ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो सर अब ये जो करीम ने हर महीने करोड़ रुपए का लॉस किया, ये इसका लॉस था। तो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस हर बिजनेस में आता है कि हर जो है शुरू के उसमें आपका जो रेवेन्यू होता है, आपकी जो सेल्स होती है उससे ज्यादा आपकी कॉस्ट होती है, तो उसको हम कहते हैं इनिशियल लॉस, ठीक है। जी बेटा जवाद, बेटा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, स्टेट एजेंट की कॉस्ट, कमीशन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है? कमीशन की कॉस्ट है। भाई मैं कोई भी जो है इस किस्म का बिजनेस कर रहा हूं उसमें कमीशन मुझे देना पड़ता है, कमीशन के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। नहीं, यहां पर अलग से उसको कहा गया है ट्रांजैक्शन कॉस्ट का नाम देके, ठीक है। 16 में उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं डाला हुआ है, तो उसने 16 में कहा हुआ है कि भैया देखो ये कमीशन जो है ना वो लाजमी है, उसको इसने अलग से इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। 16 मनी 40 में। जी बेटा IAS 40 इज ओनली फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। ट्रांजैक्शन कॉस्ट स्टेट एजेंसी की कॉस्ट, उसके अलावा बिल्डिंग में सीमेंट लग रही है, आयरन लग रहा है, सब कुछ वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। चले सर अब आ जाएंगे हैंड आउट, जिसके पास है, जिनके पास नहीं है उनके पास थोड़ी देर में इंशाल्लाह आ जाएगा, जब तक वो पड़ोसी से शेयर करें, और अगर पड़ोसी के पास भी नहीं है तो पड़ोसी बदल ले। सर मैं आऊंगा हैंड आउट पे, एक 1 पेजर समरी आ रही है जिसको मैंने कहा भी था लास्ट डे रिवीजन समरी है, लास्ट डे। नौजवानों इधर सबकी तवज्जो समरी पे आए, समरी पे आपको मेजरमेंट वाला डब्बा नजर आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? समरी में मेजरमेंट वाला डब्बा, मेजरमेंट में ये कह रहा है इनिशियल मेजरमेंट पे आ जाएं, जिसपे मैंने कहा था इनिशियल मेजरमेंट का मतलब क्या है, पहले दिन किस पे कैसे रिकॉर्ड करोगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज इनिशियली मेजर्ड एट इंक्लूडिंग, इसने कहा बेटा ट्रांजैक्शन कॉस्ट को यहां पर देखो फोकस कर रहा है, क्योंकि उसको पता है प्लांट मशीनरी में शायद ट्रांजैक्शन कॉस्ट की जरूरत ना हो, लेकिन बिल्डिंग में, लैंड में जरूरी हो जाती है ये।
कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड स्टार्टअप, आमिर लियाकत की कॉस्ट नहीं आएगी, एबनॉर्मल वेस्ट और इनिशियल ऑपरेटिंग losses incurred before the investment property achieves the planned level of, इसने वही कहा ना कि भाई इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस कब आएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। जब आपने सोचा था इतनी दुकानें किराए पे जाएं, दुकानें किराए पे नहीं, तो आप क्या कर रहे हो, लॉस कर रहे हो। सही है सर। भाई एक फॉर एग्जांपल आपका एक जो है फ्लैट है, आपने कहा मैं किसी को किराए पर दूंगा, अब किराएदारी नहीं मिल रहा था, क्या उसकी बिजली का बिल आपके जिम्मे है, मेंटेनेंस, ये आपका लॉस है। बोला इसको कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाना। आप सर देखें थ्योरी पढ़ लें और हम उसका प्रैक्टिकल ना करें ना तो मजा नहीं है ना जिंदगी में। आ जाए अब हम एक सवाल करेंगे, पेज क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे, पेज नंबर 3 पे कर चुके थे ना। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। हसन खानानी परचेज्ड अ लैंड फॉर ₹60. He further incurred following expenses on this: cement used for making building on, भाई सीमेंट यूज हो रही है जमीन पे बिल्डिंग पे बनाने के लिए, कितने की, आयरन। क्या सीमेंट बगैर बिल्डिंग के बगैर सरिये के बन सकती है, 10 मिलियन। लेबर, सर लेबर भी तो जरूरी है ना, मजदूर, क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ ओवरहेड। सर ये ओवरहेड्स क्या होते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, मतलब भाई आपने कहा किसी भी चीज के बनने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, कॉस्टिंग में पढ़ा है ना आपने, मटेरियल, लेबर और, भाई आप सिर्फ लेबर को दे दें मटेरियल, वो कभी भी जो है शर्ट नहीं बना सकेगा, उसको सिलाई मशीन चाहिए शर्ट को स्टिच, वो जो सिलाई मशीन है वो आपका ओवरहेड है। बिजली चाहिए अंधेरे में नहीं, ये आपका क्या है, ओवर। तो इसने कहा ओवरहेड्स कितने हैं, फिर कहा एडिशनल इंफॉर्मेशन, 10% ऑफ सीमेंट इज वेस्टेड ड्यू टू, 10% सीमेंट नेग्लिजेंस से जो है वेस्ट हो गई। हमने कहा लेबर की आपस में लड़ाई हुई, एक दूसरे को सीमेंट मारने लगे। फिर हमने कहा 15% ओवरहेड्स आर, सर एडमिन ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं थे। जिस टाइम पे हमने कहा बिल्डिंग बन रही थी उस टाइम पे फाइनेंस वाले लोग ऑफिस में बैठ के पिज्जा खा रहे हैं, ये उनके पिज्जा की कॉस्ट है। ऑफिस में जो है पार्टी चल रही है, उधर जो है बिजलियां चल रही हैं, वो उसकी कॉस्ट है। इसको भी क्या हम डालेंगे एसिड की कॉस्ट में, नहीं सर, एडमिन ओवरहेड्स कॉस्ट में लिखवाऊंगा, ऐसे बात है। फिर कह रहा है एच के पेड 5% ब्रोकरेज फी टू एजेंट इन्वॉल्व इन, भाई उसने कहा देखो जमीन दिलवा रहा हूं तो भैया 5% किस पे लगेगा, ये 60 मिलियन पे, जो सही है लैंड है। बिल्डिंग हैज लाइफ ऑफ, बोला 30 साल बिल्डिंग चलेगी, लेकिन अब सुनना, रुको जरा सब, यहां पे एक और कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर करूंगा। लैंड परचेज्ड ऑन 18 नवंबर बट बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 19। कंपनी इंटेंड टू अर्न रेंटल्स फॉर 10 years फ्रॉम बिल्डिंग एंड देन, उसके बाद उसको क्या करेंगे, बेच देंगे। अब मेरा बात सुनना मेरा बच्चा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको लेकर जा रहा हूं, उसका नाम है यूजफुल लाइफ। क्या नाम है सर, एसिड की यूजफुल लाइफ क्या चीज होती है, मैं अगर आपसे पूछूं, जिसके बाद वो एसिड चलने के काबिल। अब यहां पर मैं आपका एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा छेड़ रहा हूं, क्योंकि FAR 2 में इंशाल्लाह जब आप लोगों में पढ़ाऊंगा लीजिस, तो उसमें मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी। सही है सर, उसको इसलिए थोड़ा सा छेड़ रहा हूं। सर देखें एसिड्स की ना 2 लाइफें होती हैं, ये बात आपको बचपन में जब जहां भी आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है जो भी नहीं बताई जाएंगी, बट अब हम थोड़े से, और आईक्यूब का लेवल भी थोड़ा सा, तो ये हरकतें वो शख्स कर सकता है।
सर एसिड की दो लाइफ्स होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, और दूसरी, अब सुनना सर, इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है? टोटल पीरियड ओवर विच एसिड कैन गिव बेनिफिट। यूजफुल लाइफ, पीरियड over which company intends to use asset. Depreciation on useful life, depreciation on, अब सर ये सुन लेना नौजवानों, मेरा बच्चा बड़े गौर से सुनना है सबने। सर एक नाम लूंगा और आप लोग पहचान जाएंगे उसमें मैं किसकी बात कर रहा हूं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बॉस किसको कहते हैं? मेहरान। किसको कहते हैं सर? सही है सर। अब आप सुजुकी से पूछें मेहरान कितने साल तक चल सकती, बोलेंगे 100 साल। सही है। कितने साल? मतलब चले जा रही है मेहरान, बोलो सही है सर। वो उसकी क्या है सर? इकोनॉमिक। लेकिन अगर आपने कंपनी अपने एम्प्लॉय को मेहरान देती है, कंपनी कहती है हम 5 साल बाद भाई तुझे दूसरी गाड़ी दे देंगे, तो कंपनी कितने साल यूज करेगी? इकोनॉमिक लाइफ क्या? एसिड के अंदर मैक्सिमम कितने साल चलने की सलाहियत। यूजफुल लाइफ, कंपनी कितने साल। आपके पास जो मोबाइल है, आप अगर इसकी बनाने वाली कंपनी से पूछे भाई कितने साल चलेगा, वो कहेंगी चल जाएगा 5-6 साल। लेकिन आप कितने साल यूज करना चाहेंगे? 2 साल। तो हमने कहा इकोनॉमिक लाइफ टोटल कितनी सलाहियत है, यूजफुल लाइफ आप कितना यूज करना चाहते हैं। अब इस सवाल में मुझे बताओ बिल्डिंग की इकोनॉमिक लाइफ कितनी है? इस सवाल में बिल्डिंग की इकोनॉमिक लाइफ कितनी है? 30 साल। कंपनी कितने साल यूज करना चाहती है? 10 साल। तो इस सवाल के लिए चाहो तो ये बेटा कॉपी कर लो, इसके इस सवाल के लिहाज से 30 साल इज इकोनॉमिक लाइफ, 10 साल इज यूजफुल लाइफ। जी बेटा। हाँ, तो तभी तो हम जो है ना इसको इसी तरीके से लेके जाएंगे, पेपर में हर चीज थोड़ी बताएगा। सीए वाला है, उसने कहा बच्चे को बेटा ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है, यूजफुल लाइफ। FAR2 पे ये कॉन्सेप्ट टेस्ट करता है, लेकिन मैंने क्या कहा आईकेप का लेवल बढ़ रहा है। अभी सर साजिद कपाड़िया आए थे, बोला आईकेप से बाहर, आईकेप के डायरेक्टर एग्जामिनेशन का फोन आया था और वो भी यही कह रहे थे कि भाई इस मर्तबा क्या किया है बच्चों ने, और स्पेशली नीचे पीआरसी के लेवल के, पीआरसी के रिजल्ट आपने देखे कैसे आए। मतलब पीआरसी तो आपको घेरने के लिए लाते थे, आईकेप ने कहा हम तो इनको घेर के पास करना चाहते हैं, भाई तो खुद ही नहीं होता चारे पास। आईकेप परेशान हो गया है भाई, पीआरसी के अकाउंटिंग का रिजल्ट मुझे पता चला 50% से कम आया है। अब आप सोचें सर ये लम्हा फिक्रिया है क्या? आईकेप परेशान है भाई, कहाँ 80-85% पीआरसी में आ जाता था, और अब जो है ये आईकेप परेशान हो गया, ये चल क्या रहा है। सही है। तो अब आईकेप जो है ना एक ओवरऑल सारे इंस्टीट्यूट की मीटिंग करेगा, बोलेगा भाई बताओ क्या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम क्या। सही है। बोला भाई मतलब जो है क्या है, बोला ताकि ये बच्चों का पासिंग रेट तो अच्छा हो पीआरसी लेवल पे। तो सर आईकेप बेटा, आईकेप याद रखना हमेशा, ये कभी दुआ नहीं करनी चाहिए कि पेपर इजी है, ये दुआ करो अल्लाह ताला पेपर ऐसा है कि मेरा निकल जाए। सही है। पेपर बहुत इजी आ गया और आपका नहीं निकला, क्या फायदा। दुआ करें पेपर ऐसा आए, और जब पेपर आपकी तैयारी ना हो ना, तब तो दुआ करें कि अल्लाह ताला पेपर मुश्किल आए।
मैं तो यही करता था। क्यों भाई? मैं कहता था मेरी तैयारी नहीं होती थी ना, मतलब पेपर मुश्किल आए, क्योंकि अब जिसने पढ़ा है और जिसने नहीं पढ़ा वो दोनों पेपर में क्या है, और अब पेपर में जो घबराएगा नहीं वो पास होगा। तो भाई कुछ को तो आईकेएफ को पास करना है ना। तो ये चीजें याद रखो सर। आधे से ज्यादा बच्चा फेल होता है पेपर से एक दिन पहले या पेपर के 3 घंटों के दौरान पैनिक होके। पढ़ते सब माशाल्लाह तकरीबन एक लंबे एक अच्छे से सिवाय चंद के, तो बाकी जब बच्चे आप लोग पैनिक हो जाते हैं, याद रखो जो पेपर में पैनिक नहीं होता ना वो जीत के आता है। सही है सर। सीए आपको चेक ही इसी पे करता है कि यार आपको पूरी जिंदगी डेडलाइंस पे काम करना है। सही है सर। फलानी चीज की डेडलाइन, इसकी डेडलाइन, अभी चेक करते ना कि प्रेशर में कैसा परफॉर्म करेगा। सीखेंगे इंशाल्लाह। सर क्या हम यहाँ तक क्लियर है? हाँ भाई, ये हैंड आउट किस किस को नहीं मिला? कितने बनाए? इसने कम बनाए। ये दे दे बेटा। चले सर, अब हम सवाल के सॉल्यूशन पे आएंगे। ये आपने कॉपी कर लिया है, तो अब हम किसके ऊपर आएंगे? सॉल्यूशन की तरफ। चलें सर, अब आगे बढ़ते हुए हमने कहा सर आगे बढ़ते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, बहुत सारा बच्चा गलती करता है सर, उसको ये बात नहीं पता होती कि आईकेएफ का आंसर हमेशा शुरू होता है रिक्वायरमेंट से। किससे शुरू होता है? आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट देखनी है और आंसर का फॉर्मेट उसकी, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? एंट्रीज। क्या करनी है? अब आपने कहा सर इसने हमसे जब एंट्रीज मांगी है तो इसकी असल रिक्वायरमेंट है एंट्रीज। आप पेपर में आंसर की आपने हेडिंग डाली और आपने एंट्रीज के लिए जगह छोड़ दी। अब आपने कहा जब मैंने वो जगह छोड़ दी तो उसके बाद मैं शुरू करूंगा अपनी वर्किंग्स। अब आप पेपर में गलती क्या करते हैं? आप पहले वर्किंग शो कर देते, वो बेचारे को देखो तुम उसको जिंदगी जितनी आसान करोगे ना वो तुम्हारी जिंदगी आसान करेगा। वो पता है ये आईकेएफ का रूल याद रखो, मेन रिक्वायरमेंट है एंट्रीज। अगर तुमने एंट्रीज सही कर ली ना, वो तुम्हारी शायद वर्किंग देखे भी नहीं तो मैं पूरे मार्क्स देते। वो तुम्हारी वर्किंग पे कब जाता है? जब तुमने एंट्रीज गलत की हुई होंगी, मतलब तुमने एंट्रीज के अंदर कॉस्ट गलत डाली हुई होगी। सही है सर। अब आपने कहा सर एंट्रीज मेन रिक्वायरमेंट है, आंसर आपने शुरू किया, एंट्रीज की हेडिंग डाली और साइड हो गया। अब आप आ गए वर्किंग पे। अब आपने कहा सर वर्किंग में सबसे पहले मुझे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट निकालनी है। सही है। अब हमने कहा सर यहां पर जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना उसमें दो चीजें, लैंड भी आ रही है और फिर उस लैंड के ऊपर हम बिल्डिंग भी बना रहे हैं। सही है सर। हमने कहा लैंड भी है और बिल्डिंग भी। लैंड को अब देखो एक चीज, एक और रूल पेपर में पासिंग मार्क्स अप्रोच, इन्हीं चीजों का नाम है, अलग कर दो। लैंड अलग, बिल्डिंग। आपने कहा पहले लैंड की कॉस्ट निकाल लेता हूं फिर बिल्डिंग की कॉस्ट। आपने कहा सर मैं आता हूं लैंड की कॉस्ट पे। सर लैंड की कॉस्ट में क्या चीजें आएंगी? परचेज वैल्यू कितनी है? 60 मिलियन। ऐसा ही है सर। ब्रोकरेज कितनी है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट 5% ऑफ
कितना हुआ भाई? 63। मानते हो इस बात को? हमने कहा सर टोटल हो गया 63 मिलियन, ऐसा ही है सर? टोटल कितना हुआ? 63 मिलियन। कॉपी कोई नहीं करेगा। डेबिट क्रेडिट के रूल्स सबके सही हैं, उम्मीद करता हूं, है ना सर? इंक्रीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या मेरा एसेट है? 18 नवंबर को लिया था लैंड, है ना? सवाल में यही लिखा हुआ है। क्या एंट्री बनाऊंगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लैंड, डेबिट और सूदीदारा, बैंक क्रेडिट, कितने से? 60 + 3 कितना हो गया सर? ये मैंने एक एसेट बढ़ रहा है डेबिट, दूसरा एसेट कम हो रहा है। पहली एंट्री ये मैंने बना दी। क्या हम क्लियर है? अब ये पासिंग मार्क्स अप्रोच। तुम लोग पता है क्या गलतियां करते हो पेपर में? बच्चा पूरी वर्किंग एक साथ करेगा, फिर एंट्री इसकी तरफ आएगा। इससे आपका दिमाग जो है ना ऑक्यूपाइड रहता है। सोचें आप वर्किंग में आगे बढ़ रहे, लेकिन आपका दिमाग कह रहा है पहले वाले की भी एंट्री बनानी है। जो वर्किंग करते जाओ साथ साथ उसकी एंट्री बना दो, अपने दिमाग को खाली करो। कभी पूछना जो पुराने लोग थे ना, जो अभी भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सर आपको पता है वो अपने साथ एक डायरी रखते हैं, और जो बहुत बड़े आलिम भी हैं बोलते हैं यार दिमाग को खाली करो, चीज़ों को लिख दो। वही चीज़ एंट्री बना दी आपने, कहा इसके मार्क्स इंशाल्लाह मिल गए। सही है, आगे बेशक बिल्डिंग में गलती भी कर दूं, इसके मार्क्स मिल गए। ठीक है जी सर, मर्जी आप बैंक भी करें या कैश भी, लेकिन सर सोचें आपका जो चेकर है ना वो इंडस्ट्री में बैठा हुआ एक शख्स है, बोलेगा यार इस बच्चे को ये भी नहीं पता कि 63 मिलियन का कौन सा कैश जा रहा होता है। मतलब मजाक कर रहा हूँ, बैंक कर दें ज्यादा अच्छा रहता है। अब कैश वाले जमानों से निकल आए। चले सर, अब हमने कहा सर बाकी जो आगे की चीजें हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग क्योंकि टेक्निकल है। अब ये चीज भी देखो, पासिंग मार्क्स अप्रोच में मेरा बच्चा, लैंड इजी था, मैंने उसको करके पहले फ्री कर दिया। बिल्डिंग मुश्किल है, उसके पढ़ाओ, इजी थिंग्स फर्स्ट। इस सवाल में सपोज करो अगर ये 6 नंबर का सवाल था, 3 नंबर थे पासिंग, तुमने 1.5-2 नंबर यहाँ पे ले लिए। अब तुम्हें पास होने के लिए 1 नंबर चाहिए। आए आगे बढ़ते हैं। सर इसने हमें कहा है सीमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग ऑन लैंड, आयरन यूज्ड कितना है? 10 मिलियन, 10 मिलियन लेबर और ओवरहेड पॉइंट। फिर कह रहा है 10% सीमेंट इज वेस्टेड ड्यू टू नेग्लिजेंस, 15% ओवरहेड्स आर एलोकेटेड एडमिन ओवरहेड्स। अब सबकी तवज्जो इधर देखो, इसकी वर्किंग पे हम आएंगे। अब हम आए किसके ऊपर? हम आए बिल्डिंग। जिंदगी को अपनी करना है, हमें बनाना है सर आसान। सर सीमेंट मुझे बताएं टोटल कितने की लगी है? 10 मिलियन की। आयरन 10 मिलियन, मानते हो? लेबर 10 का कह रहा है 1/3, 3.33। ओवरहेड्स 5 कितने हो गए सर ये टोटल? इसको भी छोड़ दें। हमने कहा लेकिन सर क्या सारी की सारी सीमेंट आएगी, कैपिटलाइज होगी? हमने कहा एबनॉर्मल वेस्ट के नाम से कुछ माइनस करेंगे। कितना? 10 मिलियन का कितने %? कितना हुआ? 1 मिलियन। मानते हो? आगे बढ़ूंगा सर। एडमिन ओवरहेड्स, मैंने कहा भैया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है? जो एसेट के बनने के लिए जरूरी हो। हेड ऑफिस वाले पिज्जा पार्टी कर रहे हैं, हेड ऑफिस की लाइटें जल रही हैं जबकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे बन रही है, तो हमने कहा फैक्ट्री के पास, और हमने कहा ये जो है एडमिन की कॉस्ट जरूरी। तो कितनी आई सर? वो कितनी है सर? 5 मिलियन का 15% है 0. टोटल कितना हुआ सर? 26.58। मानते हो? अभी कॉपी कोई नहीं करेगा। 26.58। इधर देख लेना नौजवानों,
मैं दूसरी एंट्री बनाने जा रहा हूं। बिल्डिंग कब कंप्लीट हो रही है? 31 मार्च। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिल्डिंग डेबिट सूदी दारा कितने से? 26 पॉइंट एसिड की कॉस्ट में गया 26.55। अभी भी कॉपी नहीं सर। ये दोनों कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, एक्सपेंस आउट होंगे। हमने एक और एंट्री बना दी, एक्सपेंस डेबिट। बेटा P&L इज एक्सपेंस, P&L डेबिट, एक्सपेंस डेबिट। बेटा इनके कैश खर्च हुआ होगा ना, 1 प्लस 1 पॉइंट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट 1.75। अभी भी मेरा बच्चा कोई भी कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ पहले समझने पे ध्यान देंगे फिर कॉपी। सर फिर मैंने कहा 26.58 पे बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है और मेरा ईयर एंड कब है? 30 जून, ऐसा ही है। अब आप मुझे बताएं 30 जून वाले साल में मेरे पास बिल्डिंग कितने पीरियड टाइम के लिए रही? अप्रैल मई जून, कितने महीने? लाइफ कितनी लूंगा? 10 साल 30 साल? 10 साल। क्यों? क्योंकि कंपनी 10 साल यूज करना। और डेप्रिशिएट बिल्डिंग और लैंड दोनों करूंगा, सिर्फ बिल्डिंग करूंगा? बिल्डिंग लैंड डेप्रिशिएट। तो हमने कहा डेप्रिसिएशन पे आए, कितने की आएगी डेप्रिसिएशन? फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय। हमने कहा कॉस्ट कितनी थी? रेजिडुअल वैल्यू 0, लाइफ इनटू 3 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 0.6645। क्या एंट्री बनाऊंगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 10 साल। 0.6645। क्लियर है सर? बढ़े आगे? तो आप पहले ये कॉपी कर लें। जी मेरा बच्चा। सर देखें एक्सपेंस वाली एंट्री, ये जो अमाउंट है 1 और पॉइंट, ये दोनों जो है हमने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये सीमेंट जो वेस्ट हुई है और ये एडमिन का हेड ऑफिस के खर्चे हैं। जब एक चीज एसेट की कॉस्ट में नहीं जाएगी तो उसको क्या करेंगे? एक्सपेंस में डाल देंगे। तो हमने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। सर तस्वीरें कुछ मेरे अजीम बच्चे खींचते हैं, कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो खींची जाती हैं, कभी देखी? एक्सपेंस आउट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल यूजुअली नहीं होता। हर ट्यूसडे को हमारा क्विज अब हुआ करेगा अगले ट्यूसडे से। सर क्विजेस जरूरी है। मैं आपको बता दूं, जो मेजॉरिटी बच्चा इस दफा पास नहीं हो सका, उनसे जब हमने पूछा तो एक बहुत बड़ा रीजन ये था क्विजेस नहीं दिए, पेपर छूटता है।
चीज़ों का आपको अंदाज़ा नहीं होता। सर याद रखें, क्लास में सीखना है कि 3 घंटे में कैसे परफॉर्म करना है। पिछली दफ़ा एक अपने बहुत हल्का हाथ रखा था FAR 1 में, तो इस दफ़ा थोड़ा सा गियर शिफ्ट होगा एक का। लेकिन आपको मैंने क्या कहा, दुआ ये करनी है कि पेपर जैसा भी आए मेरा बेटा लैंड कॉस्ट 60 मिलियन परचेज वैल्यू थी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी थी 5%। P&L भी डेबिट कर सकते हैं बट ज्यादा अच्छा एक्सपेंस करो। डन जी बेटा फरजाद, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। नहीं बेटा डिफरेंस वाले पॉइंट अभी नहीं पढ़ाए। रीजन बीइंग ये है कि अभी बहुत सारे बच्चों ने IAS 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल ही नहीं पढ़ा है, तो डिफरेंस वाले पॉइंट अभी बताने का फायदा नहीं है IAS 40 और 16 में। बस ये याद रखें कि IAS 40 माँ बाप की लाडली औलाद है। होते हैं ना कुछ बच्चे माँ बाप के लाडले होते हैं जिनको हर कसूर माफ होता है, और कुछ बच्चे होते हैं आपके जैसे जिनकी छोटी छोटी गलतियों को भी टारगेट कर लिया जाता है। तो आप ये समझे कि आप IAS 16 हैं और आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो IAS 40 हैं। सही है सर? पिछली क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने किया? 2 पॉइंट्स। कितने लोगों ने कर लिए? बेटा 2 पॉइंट्स मैंने एक सवाल के कहे थे, बताना स्कोप के। देखे क्या देखने में क्या लगा? देख के अच्छा लगा? चले सर, अब सर इसके नीचे ही बिल्कुल एक और सवाल आ रहा है, वो मैं हर क्लास में एक सवाल दूंगा जिसको फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो पहले वाला सवाल हो, सर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। ये आपका होमवर्क है वैसे भी, क्वेश्चन नंबर 3 इसको अगली क्लास में करेंगे। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट और आज की क्लास खत्म होने से पहले अभी आप सबको जरा और गहराइयों में लेकर जाएंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, क्योंकि सर कॉन्सेप्ट जितनी जल्दी जितने अच्छे बनेंगे वो अच्छा है ना हमारे लिए। जी जी बिल्कुल वेट कर रहा हूं आप।
चले सर, आप सबकी तवज्जो इधर। अगला कॉन्सेप्ट मेरा बच्चा, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, अब ये आप सब से एक डिसीजन मेकिंग का सवाल है जिसमें आपने सिर्फ अपनी कॉमन सेंस लगानी है और कोशिश करना है कि आप सही जवाब दे दें। सर आपने कहा, आप समझें कि आप हैं, आप इस वक्त हैं मलिक रियाज हुसैन, सब समझ लें। सही है सर। सर ये जो अल्लाह अली चौरंगी पे हमारे को भेड़िया टावर है ना, भेड़िया आइकन, क्या नाम है उसका, तो हमने कहा सर ये जो भेड़िया टावर है ये आपका है, आप मलिक रियाज हुसैन हैं। आपने कहा भाई इसके अज्यूम करें, वैसे कितने फ्लोर थे मुझे कभी गिने नहीं मैंने, आपने कहा सपोज करें इसके 20 फ्लोर्स हैं। कितने फ्लोर्स हैं? मलिक रियाज साहब ने कहा 2 फ्लोर जो हैं, 2 फ्लोर जो है वो मलिक रियाज साहब ने कहा बहरिया टाउन का अपना हम ऑफिस, हेड ऑफिस यहाँ पे बनाएंगे। सही है, तो हमने कहा बहरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस के तौर पे यूज हो रहे हैं 2 फ्लोर, और 18 फ्लोर जो हैं वो उन्होंने दिए हुए रेंट पे। आपको शायद पता हो नहीं बताओ, फूड पांडा भी इधर ही है। सही है, फूड पांडा भी है, ऑडिट फर्म्स भी हैं डिफरेंट जो है ना, आपने हमने कहा वो सब बाकी जो है ना, हमने कहा 18 फ्लोर पे। मलिक रियाज साहब को पता चला आप पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बल्कि आप तो खुद मलिक रियाज है। तो अब आपने सीए भी किया हुआ है, तो अब आपने कहा कि यार अपने आप से आप सवाल पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये जो 2 फ्लोर हैं जो कि मैं खुद हेड ऑफिस के तौर पे यूज कर रहा हूं, मैं इनको हेड ऑफिस के तौर पे यूज कर रहा हूं, तो मैं इनको IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कह दूं, मतलब जिसको मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहता हूं वो कह दूं, और जो बाकी 18 फ्लोर हैं सिर्फ इनको मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहूं। एक ऑप्शन ये है 2 फ्लोर को और 18 को आप ट्रीट करेंगे IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से। दूसरा ऑप्शन आपने कहा नहीं, मैं जमहूरियत पसंद इंसान हूं, डेमोक्रेसी पे यकीन रखता हूं, जहां मेजॉरिटी वहां अथॉरिटी। आपने कहा 18 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग, ये बहरिया जो टावर है आपका, पूरे का पूरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कितने लोग कह रहे हैं ऑप्शन 1 सही है कि 2 PPE और 18 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और कितने लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन 2 सही है कि भाई मेजॉरिटी 18 फ्लोर अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो पूरी बिल्डिंग को डाल दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ऑप्शन 1 वाले हाथ उठाएंगे, ऑनलाइन वाले तुम लोग भी 1 लिखोगे अगर ऑप्शन 1 के साथ हो तो। ऑप्शन 2 वाले अब हाथ उठाएंगे, ऑप्शन 2 सही जवाब है ऑप्शन 1। आप एक बिल्डिंग के टुकड़े कर सकते हो, जितना अपने इस्तेमाल में उसको एज आ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बताओ, और जितना किराए पर दिया हुआ है उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो सर क्या एक बिल्डिंग के टुकड़े हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या हम क्लियर हैं सर? तो हमने कहा कि सर इसको हम डॉक्यूमेंट भी कर लेते हैं ताकि आप भूलें नहीं। जी बेटा, नहीं फिर नहीं होगा, कॉपी करते जाइए। अ सिंगल प्रॉपर्टी can partially be classified as both PPE and investment प्रॉपर्टी।
एक सिंगल प्रॉपर्टी भी पार्शली क्लासिफाई हो सकती है, पीपीबी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी। जवाब बेटा सवाल आपका समझा नहीं। चले सर अब आए इसको पढ़ते हैं। जी बेटा सना दोनों के लिए कॉस्ट इनिशियली निकालते हैं, फिर सब्सिक्वेंटली तो हम उसको या तो डेप्रिशिएट करते हैं या तो फेयर वैल्यू। सर पेज नंबर 2 ऑफ हैंड आउट पे आ जाएंगे मेरा बच्चा सब। पेज नंबर 2 ऑफ हैंड आउट, इसमें क्लासिफिकेशन के बाद जो दूसरा डब्बा आ रहा है पार्शल ऑन यूज, ये आप सबको नजर आ रहा होगा। अब इसको पढ़ते हैं। पार्शल ऑन यूज, इफ द ओनर uses part of the property for its own use and part to earn rentals or for capital appreciation, and portions can be sold or leased out separately under a finance lease, they are accounted for. The part that is rented out is investment, वो पार्ट जो कि आपने रेंट आउट कर दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बाकी यही एग्जांपल जो मैंने समझाई कि अगर एक दो पार्ट हैं, एक पार्ट को आप अलग किसी को रेंट पे दे सकते हो और एक को अपने यूज के लिए, तो जो पार्ट आप किसी को रेंट पे दे रहे हो वो क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब सिर्फ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर ये एमसीक्यू बनाएगा शख्स, आप देखेंगे आगे जाके। फिर आगे आऊंगा अगली पॉइंट, इफ दी पोर्शंस कैन नॉट बी सोल्ड और the property is investment property only if the owner occupied property plant and equipment portion is। अब इस पॉइंट को समझेंगे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसने कहा भाई एक चीज तो ये है कि आप पार्ट्स को, पोर्शंस को अलग अलग कर दें, नहीं हो सकता। अब आपने कहा मैंने तो बिल्डिंग बनाई किराए के लिए थी, लेकिन एक मसला है। क्या? आपने कहा भाई देखो आप पैकेजेस मॉल, या हमने कहा ये डॉल्मेन मॉल, सपोज करें इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी है, किराए की है। सही है सर, किराए पे देने के लिए इन्होंने बनाई है, सही है। लेकिन क्या अपना एक छोटा सा ऑफिस रखेंगे जहां पे लोग आके मामला डिस्कस कर सकें? अब यहां पर ये थोड़ा सा आपके दिमाग में सवाल डाल रहा हूं, उसके ऊपर आपने सोचना है। आपने कहा मेरा डॉल्मेन मॉल है जिसके अंदर 60 के मतलब 600 के करीब दुकान है। आपने कहा मेरे अपना सिर्फ एक ऑफिस हमने रखा हुआ है, और वो ऑफिस इसीलिए कि यार जो दुकान वालों के कोई मसाइल हो, कुछ हो, तो हम उसके लिए अपने एक हमने बंदा बिठाया हुआ है। अब मेरा सवाल यही है कि जो डॉल्मेन मॉल है जिसका जो ऑनर है, सपोज करें आप ऑनर हैं, तो या आप इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहेंगे या आप इसको बोलेंगे कि 600 दुकानें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और एक पीपी। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने कहा जो मेरा पोर्शन है ना वो क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। 600 के मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक दुकान है। अगर एक छोटी सी दुकान आपकी है तो आपका पोर्शन क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट। ऐसा ही है। अब हम आते हैं, ये तो हमने सर आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट है वो किए, लेकिन अभी क्लास खत्म। अगली क्लास के लिए कुछ आपके दिमाग में फूड फॉर थॉट दिए जाएंगे ताकि आप सोचें
अब आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ा, आप चौड़े होके फिर रहे थे। सपोज करें एक अंकल आपके जानने वाले, सपोज करें कि आपके जानने वाले एक अंकल हैं जिनकी होटल है मूव एंड पिक, सही है, मूव एंड पिक शेरेटन। वो आपके पास आए, मुस्कुराए, और आपको, अब सवाल यार, मतलब अंकल तुम्हें देख के मुस्कुरा नहीं सकते। अंकल आए, मुस्कुरा, आपको कहा कि बेटा सीए कर रहे हो, अब मुझे बताओ मेरी जो अंकल के जज्बात नहीं तेरे हैं, आ जाए सर आप सुनिएगा। अंकल ने कहा बेटा सीए कर रहे हो, तुमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। उन्होंने कहा मेरा जो मूव एंड पिक ये होटल है, मैं चाह रहा हूं इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कर दूं, कह दूं। बता देखो ना भाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी क्या होता है, किराए पे देते हैं चीजें। बोले यार मेरा जो ये मूव एंड पिक होटल है ये हम भी किराए पे ही देते, फर्क ये होता है कि वहां पर महीने सालों के किराए होते हैं, यहाँ पर दिनों के किराए होते हैं। सही है। बोला लेकिन देखा जाए तो यार मॉडल तो वही है कि भाई हम भी किराए पर दे रहे हैं और जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी किराए पे, बस फर्क क्या है, ड्यूरेशन कम है। अब वो आपके पास आए और उन्होंने सवाल पूछा कि बेटा मैं इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी कोवर्किंग स्पेस, कोवर्किंग स्पेस वाला भी आया। या ये आपने देखा होगा हमारे शहर में एक जगह है जिसको हम कहते हैं कॉफी वगैरह, इनका भी मॉडल यही है कि भाई आप जो है ना एक हमसे जो है ना कैपेचिनो या जो भी इनकी जो कॉफी है वो पिए, तो पूरे दिन में एक लें और आप जो है पूरा दिन 14-15 घंटे बैठ सकते हैं वहां पर और अपना काम कर सकते हैं, आपको एक वर्क स्टेशन। ये लोग आपके पास आए, बोला क्योंकि अब आप तो सीए कर रहे हैं, बोला बेटा मुझे बताओ, ये मूव एंड पिक वाले आए, कोवर्किंग स्पेस वाले और ये लोग आए, और कहा कि यार अब आप मुझे बताएं कि क्या हम अपनी जो कॉफी वगैरह है, कोवर्किंग स्पेस है या हमारी जो है होटल है, इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई कर दें, कह दें कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। क्योंकि देखो भाई हम लोगों को किराए पे ही अफेक्टिवली दे रहे होते हैं जगह, तो अब ये आपने सोचना है इसका जवाब। कितने लोग अभी लग रहा है पहले सुन के कि नहीं यार ये नहीं दे सकते, कितने लोग कह रहे हैं कि ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगा, मूव एंड पिक भी। सवाल ये है कि भाई सिंपल है, मूव एंड पिक, शेरेटन वाला आया, उसने तुझे कहा भाई मेरी जो शेरेटन की बिल्डिंग है ना, ये मैं इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहता हूँ, कह सकता हूँ नहीं कह सकता? बोला देख मैं भी किराए पर दे रहा हूँ भाई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड भी कहता है कि वो प्रॉपर्टी जिसको आप किराए पर देते हैं। तो उसने एक सवाल आपसे पूछा है कि मैं अपनी शेरेटन की बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह देता हूं। अब आपने सोचना है, ऑनलाइन वालों तुमने भी जो है ये सोचना है, सही है सर? कुछ इसके ऊपर हम करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ 2-3 चीजें कहा था, पॉइंट्स देखने को है ना सर? आ जाए उनको हम देखते हैं, उनके आंसर्स देखते हैं। हैंडआउट सबको मिल चुका है अभी? चले तो अब हम आंसर्स देखेंगे। एंड के सवाल थे ना। आज की क्लास का होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। भाई कौन सा 31 दिया था मैंने आपको? 32 का ए और बी। अब आपने बताना है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या 32 का ए पे आ रहा हूं। An entity has a factory that has been shut down due to chemical contamination, worker unrest and स्ट्राइक। एक फैक्ट्री थी जो कि शट डाउन हो गई क्योंकि उसमें केमिकल कंटेमिनेशन हो गई, मतलब मुजरे शहद जो है केमिकल उनके जो है लोगों की तबीयतें खराब करने लगा। वर्कर अनरेस्ट, वर्कर्स बिदक गए और उन्होंने कर दी स्ट्राइक। क्या कर दी सर? हड़ताल। अब फैक्ट्री बंद करनी है, सही है सर? द एंटिटी प्लान्स टू सेल दी फैक्ट्री। अब फैक्ट्री खाली पड़ी है, कंपनी सोच रही है इसको बेच दें। सवाल पूछ रहा है क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी? भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नियत क्या होगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये तो आप मजबूरी में अब आप खाली हो गई और उसमें भी आप कह रहे हो मैं बेच दूं, तो इसका जवाब है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही क्या थी कि बताएं ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मीट करता है नहीं। बी पे आऊंगा,
An entity has purchased a building that it intends to lease out under an operating. अब आप बताएं कि सर क्या जो है ये होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? यस सर, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, ऐसा ही है। अब हमने कहा कि सर इसका मैं आपको पढ़ाऊंगा डी, इसका पार्ट नंबर सी अभी नहीं पढ़ेंगे हम, डी पढ़ रहे हैं, इसका आखिरी आज की क्लास का, फिर वो खत्म करेंगे आज की क्लास। An entity acquired a site on 38 April 20X4 with the intention of building office blocks to let. भाई हमने एक साइट एक्वायर की और हमने कहा इसमें हम ऑफिस ब्लॉक्स बनाएंगे और किराए पर दे देंगे, बढ़िया है। After receiving planning permission, construction started on 8 September 20X4 and was completed at a cost of on 30 March X5, at which point the building was ready for occupation. The building remained vacant for several months, कई महीनों तक ये खाली रही, and the entity incurred significant operating losses. बिल्डिंग खाली थी तो नुकसान भी हो रहा है। The first lease was signed in July X5 and the building was not fully let until 8 September X6. क्या ये IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? यस सर, इसने इतनी लंबी की सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए कि आप सवाल पढ़ते पढ़ते किसी के ख्यालों में खो जाएं, लेकिन इसका आम जवाब क्या है? ये IS40 ही है भाई, ये वैकेंट बिल्डिंग है, इसको हम किस में डालेंगे? IS40 में। क्या मैं क्लियर हूं मेरा बच्चा? तो सर अब आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 है। अब जरा टाइम भी सुन ले, टाइम टेबल हमारा क्या होगा? टाइम टेबल हमारा क्या होगा सर? सर उमर काजी की हफ्ते में अभी फिलहाल 2 क्लासें होंगी, मेरी 2 होंगी, आगे जाके जो है या तो काजी की 3 होंगी, मेरी 2 होंगी, या तो मेरी 3 होंगी सर, उमर काजी की 2 होंगी। सही है सर? अब बड़े गौर से सुनना, अब बड़े गौर से सुनना सर। मेरी क्लासेस अभी ट्यूसडे और सैटरडे, ट्यूसडे को इस वीक 1:45 रखी थी, अगले वीक से ट्यूसडे की क्लास शुरू हो जाएगी हमारी 1:45 बजे, 1:45 से 3:45। सैटरडे की क्लास मेरी हुआ करेगी सुबह 9:30 से 12। ठीक है सर? तो ट्यूसडे और सैटरडे ये 2 क्लासें मेरी हैं सर। उमर काजी की थर्सडे को आप लोगों की मेजॉरिटी की पहली क्लास है 9:30 से 12, जिसमें वो 16 की रीवैल्यूएशन। आप जो ओल्ड बैच वाले हैं, जो यहाँ पर ओल्ड बैच वाले बैठे हुए हैं, उनकी कल भी क्लास है 3 से 6 है। ठीक है सर? एक और चीज हमने कहा था, हमने एक प्रैक्टिस शुरू करी थी और मुझको इंशाल्लाह आफ्टर रमजान भी कंटिन्यू रखेंगे, वो थी रमजान में हदीस पढ़ने की। एक हदीस पढ़ लें, खामोशी सर। हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो, और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफरत से बड़े दिल से दुआ कबूल नहीं करता। सर इसका मतलब क्या है? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला हमसे कहते हैं कि जब आप मुझसे दुआ मांगे तो आपको यकीन हो कि अल्लाह ताला उसको जरूर कबूल करेंगे। सर इस सारी चीज यकीन की होती है, आपका दिल में यकीन हो कि अल्लाह ताला इसको कबूल करेंगे। अगर हमारे सर दिल में ये खटका होगा ना कि यार पता नहीं होगा, नहीं होगा, और दुआ में दूसरी चीज कंसंट्रेशन होनी चाहिए। एक हम जरा आप और मैं हम सब सोचें कि हम यार अल्लाह ताला से दिन में क्या 5 मिनट भी दुआ मांगते हैं? क्या 5 मिनट भी दुआ मांगते हैं? हम ये सोचें, मतलब जब उसने कहा है कि मुझसे मांगो मैं अता करूंगा, तो हम 5 मिनट भी दुआ मांगते हैं? तो सर शायद इसका जवाब मुझ समेत हम सबका होगा कि नहीं। तो इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। क्विकली हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अब तक जो पढ़ा है रिवाइज करते हैं, फिर आप लोग ऑफ करेंगे। लैंड और बिल्डिंग जो कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल्स के लिए हो, 5 बातें इंक्लूड्स में आएंगी। वो लैंड जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हो, वो लैंड जिसका यूज अभी सर्टेन, वो बिल्डिंग जो किराए पर दे दी, वो बिल्डिंग जिसका किराएदार जो है ढूंढ रहे हो, और हमने कहा 5वीं चीज
जिसके ऊपर हमने कहा कि बना रहे हैं किराए पर देने वगैरह के लिए। फिर आगे बढ़े, 5 चीजें नहीं आएंगी। ओनर ऑक्यूपाइड, जिसमें एम्प्लॉय हो अपना हो, IS 16 में जो हो, इन्वेंट्री बना के बेचने का इरादा हो, बशीर भाई कॉन्ट्रैक्टर हो, तुम किसी के लिए बना रहे हो और जो तुमने किसी को इंस्टॉलमेंट पे फाइनेंस लीज पे दे दी। इनिशियल मेजरमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इनिशियली किस पे मेजर होगी? कॉस्ट पे। सब्सिक्वेंटली कॉस्ट, फेयर वैल्यू दोनों, लेकिन जिसको अभी हमने डिटेल में देंगे वो अगली क्लास में जाएंगे। सर कॉस्ट के अंदर 3 चीजें आएंगी, परचेज वैल्यू, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, मतलब सीमेंट, बिजली वगैरह। सही है सर। फिर आगे बढ़े, हमने कहा 3 चीजें नहीं आएंगी। स्टार्टअप कॉस्ट, स्टार्टअप से कौन दिमाग में आएगा? आमिल लियाकत, एबनॉर्मल वेस्ट, एबनॉर्मल लॉस, लेबर के आर्स जाया हो गए, आपका लॉस हो गया। और हमने कहा इनिशियल ऑपरेटिंग, जब तक शुरू के जो पीरियड का लॉस होता है। सर ये नहीं आएंगे। फिर जो है सर हमने ये भी पढ़ा कि ऐसा हो सकता है कि एक बिल्डिंग पार्शली आप उसको पीपी के अपने बिजनेस के लिए भी यूज करें, बाकी फ्लोर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे दे दें। और हमने कहा ऐसी जगह जहां पर मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एक छोटा सा ऑफिस आपने रखा हुआ है, वो भी सिर्फ इस पर्पस के लिए कि लोगों के मसाइल हल करें, तो पूरी बिल्डिंग को क्या कह देंगे? मिलते हैं आपसे सैटरडे को, लेकिन आप लोग थर्सडे को सर उमर काजी से मिलने। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।